हे गाइस, सभी का वेलकम है इस वीक की सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक यानी कि एसबीटी की क्लास में। ये क्लास हर सैटरडे होती है। लास्ट सैटरडे को छोड़ करके हमने लास्ट सैटरडे इसको मिस किया था और आपकी मोस्ट अवेटेड क्लास है पूरे वीक की, मैं जानता हूँ, क्योंकि इस क्लास में आप इंग्लिश के अंदर मैथ्स का लॉजिक लगाने की कोशिश करते हो। मैं आपको ऐसे टूल्स दूंगा, ऐसी समझ के साथ आपको ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करके हर वर्ड का ऑर्डर बता पाओगे। ये वर्ड इसके बाद में क्यों आया, वो वर्ड क्यों रखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और पूरे सेंटेंस में जो भी ग्रामर लगी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। समझ गए ना? तो जिन लोगों को इंग्लिश का सर और पाँव समझ में नहीं आता, आप मैथ्स के लॉजिक की तरह इंग्लिश में अपनी समझ को डेवलप कर सकते हो। शुरू करेंगे आज के आर्टिकल को। हमने उठाया बिजनेस स्टैंडर्ड से। कुछ इस तरह का नज़ारा आप हर भारत के बड़े और छोटे शहर, इनफैक्ट भारत ही नहीं पूरी दुनिया के छोटे बड़े शहरों के आसपास देखोगे। इस तरह के बड़े बड़े ढेर होते हैं प्लास्टिक के। ये प्लास्टिक में मेनली जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है सिंगल यूज प्लास्टिक का, जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो, जैसे पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक की बॉटल। अब इसी पे इंडिया में एक नया कानून आ रहा है, एंड ऑफ प्लास्टिक होने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक को मोदी जी अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से बैन करने वाले इंडिया में। शुरू करें। हमारा टाइटल पैराग्राफ है इस पूरे सेशन का। एक काम करेंगे, टाइटल को पहले पढ़ेंगे सिंपल तरीके से, कॉमन वे में, उसके बाद मैं लगाऊंगा एसबीटी को और देखूंगा इस टाइटल को कैसे बनाया गया था। ठीक है? कह रहा व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक एंड व्हाई इट हैज़ पीएम मोदी कॉल फॉर अ वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। इस सेंटेंस में एक एरर भी है। ठीक है, पहले अपने इसको पढ़ लेते हैं, फिर एरर को देखेंगे कैसे हमें ढूंढना था। कह रहा सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लगा करके आपने एक और क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा क्यों इसने मोदी साहब को हैज़ किया है, व्हाई इट हैज़ पीएम मोदी। अब देखो, हैज़ का पॉजिटिव यूज है, इसका मतलब है किसी को मजबूर करना या किसी को राजी करना। क्यों इसने राजी कर दिया है या क्यों इसने मजबूर कर दिया है पीएम मोदी को कि वो कॉल फॉर करें, वो डिमांड करें। और किसकी डिमांड करें भाई? एक जंग की, वॉर की, अपने ही खिलाफ। इसने मोदी साहब को इतना मजबूर कर दिया कि मोदी साहब इसी के खिलाफ एक जंग की जो है डिमांड कर रहे हैं, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को फटाफट देख लेते हैं। मीनिंग आपने निकाल लिया। ये हैज़ मोदी कॉल फॉर, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है। देखो, मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब्स करवा दिए हैं, आपको अच्छे से आती भी होंगी। देखो, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? कॉजेटिव, ये किसी काम को कॉज करेंगी। कॉज करने का मतलब क्या है? खुद नहीं करेंगी बल्कि किसी और से करवाएंगी। मैंने आपसे ये काम करवाया तो पॉजिटिव वर्ब यूज़ करके ही इस सेंटेंस को लिख पाऊंगा। ठीक है? कितनी होती हैं? वैसे 5 होती हैं, लेकिन बेसिकली होती हैं 3, मेक, हैज़ और गेट। कैसे यूज होंगी? आप मेक, हैज़ और गेट किसी भी फॉर्म में लिखो, किसी भी टेंस में लिखो, उसके बाद में जिससे काम करवाया गया उस आदमी का नाम लिखो। ठीक है? और उसके बाद में जो काम करवाया गया उस काम को लिखो। बस ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे बोलना चाहूँ, द प्लास्टिक मेक्स मिस्टर मोदी कॉल फॉर ए वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। प्लास्टिक ने मजबूर कर दिया, प्लास्टिक ने काम करवा दिया मिस्टर मोदी से डिमांड करने का एक जंग को इसके खुद के खिलाफ। समझ गए ना? तो प्लास्टिक ने मोदी साहब को मजबूर कर दिया कि वो जंग का ऐलान कर दें इसी प्लास्टिक के खिलाफ। तो ये काम करती है मेक नाम की वर्ब। जंग का ऐलान मोदी साहब ने किया, लेकिन मनमर्जी से नहीं, प्लास्टिक ने करवाया, इसलिए पॉजिटिव वर्ब है। खास देखने की बात क्या है, मेक अपने बाद में लेगी वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव। मिस्टर मोदी है ना, फिर भी कॉल्स नहीं आया, कॉल आया, ये होता है वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा, हैज़ वर्ब भी अपने बाद में लेगी वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन गेट वर्ब जो है अपने बाद में क्या लेती है? टू इन्फिनिटिव। अगर यहाँ पे कॉल लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा टू कॉल, है ना। गेट के बाद में कभी भी बेयर इन्फिनिटिव नहीं आता। तो ये तीनों सेंटेंस एक ही मीनिंग है, एक ही बात को लिखने के अलग अलग अंदाज हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अगर आपने सीख लिया है, अब आपके लिए स्ट्रक्चर पढ़नी ईजी होगी। वाई इट हैज़ पीएम मोदी कॉल फॉर ए वॉर। तो हैज़ जो है पॉजिटिव वर्ब, इसके बाद किससे काम करवाया? पीएम मोदी से करवाया, और काम करवाया कॉल फॉर करने का बेयर इन्फिनिटिव लगा के कॉल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसबीटी पे आएंगे, इसी सेंटेंस को पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ को ध्यान रखें, 3 रूल्स हैं एसबीटी के। पहला रूल क्या है? आपको सेंटेंस में एक सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होगा, और हर सब्जेक्ट की कम से कम एक वर्ब होगी। मान लो एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब तो सेंटेंस में होगी। मान लो 5 सब्जेक्ट है तो कम से कम 5 वर्ब्स होंगी, 10 भी हो सकती हैं, 5 तो होंगी। ठीक है? दूसरा, हर प्रेपोजिशन को, टू को, बाय को, विद को, ऑफ को, हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट आपको देना होगा। तीसरा रूल, जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रेपोजिशन का, ये बनने वाले सिर्फ एक ही टाइप के 3 जो हैं
पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। ये तीनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं और यही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मान लो कोई नाउन है, पहला वाला आया वो सब्जेक्ट बन गया, फिर दूसरा वाला आया वो ऑब्जेक्ट बन गया, बस बनेंगे ही, इनके अलावा कोई और नहीं बनेगा। समझ गए? अब आपके सामने मैंने कलर कोडिंग कर दी है। ग्रीन कलर में मिलेंगे सभी के सभी नाउन्स, रेड कलर में मिलेंगी सभी के सभी वर्ब्स, कंजंक्शन मिलेंगी येलो कलर में एंड कंजंक्शन, एडवर्ब मिलेगी पिंक कलर में, और ब्लू कलर में मिलेंगे एडजेटिव्स, है ना, विशेषण। शुरू करें। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस जो है ना, दो क्वेश्चन से मिलके बना है। पहला क्वेश्चन ये, बीच में कंजंक्शन ये, और क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा का पूरा ये वाला। ठीक। अब देखो इसकी एक और निशानी मिली, खाली क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारे पास WH वर्ड्स भी रखे हैं। जैसे यहाँ पे रखा है व्हाट, यहाँ पे रखा है वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना और सोचना, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सभी WH वर्ड्स अगर सेंटेंस की शुरू में आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो वो सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन वो इन्वर्टेड भी होता है। क्या होता है वो? इन्वर्टेड। इन्वर्जन क्या होता है? सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आती है। जनरली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इन्वर्टेड सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। और अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप लिंकिंग वर्ब को ही पहले ले आओगे सब्जेक्ट के। मान लो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हो, तो जो मेन वर्ब है या लिंक वर्ब है उसी को पहले ले आओगे। एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये वाला WH वर्ड एडवर्ब है और ये वाला हमने प्रोनाउन बनाया है, तो इसका भी एक सीधा सा फॉर्मूला है। सिर्फ व्हाट और हु, दो ऐसे जो हैं WH वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन तो बनाते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन की श्रृंखला में जो है श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में। और इसके अलावा जितने भी WH वर्ड हैं वो सभी के सभी आते हैं एडवर्ब की कैटेगरी में। इसलिए वाई है, व्हेन है, वेयर है, ये सब के सब जो है एडवर्ब हैं, हाउ है ना। और ये व्हाट है, हु है, हुम है, ये सभी के सभी प्रोनाउन है। एक विच भी है, वो इन दोनों से अलग है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। विच का कुछ और ही केस होता है। अब आ जाओ सेंटेंस को फटाफट ब्रेक करेंगे। इतना आपने सीख लिया। अब ध्यान से देखो, ये पूरे के अंदर क्वेश्चन के अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो वर्ब तो ये रखी, सब्जेक्ट इसके बाद में होगा। समझ में आ गया? प्लास्टिक हो गया आपका सब्जेक्ट, एक नाउन भी है, और इज हो गई आपकी मेन वर्ब जो कि प्लास्टिक से पहले रखी है इन्वर्जन के कारण। सिंगल यूज़ एक एडजेक्टिव है। कौन सा प्लास्टिक? जिसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर पाओ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसको डबल यूज़ हो सकता था, मल्टीपल यूज़ हो सकता था, है ना। ये एक एडजेक्टिव जो है फ्रेज है। अब देखो ये वर्ड क्या है। आपने कोई सेंटेंस ऐसा देखा है जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग जो है लिंक वर्ब हो और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना हो? आई एम अ स्टूडेंट, तो एम एक जो है लिंकिंग वर्ब है, अकेले आई हुई है। तो आई एम इतना लिखोगे तो चलेगा नहीं, इसके बाद में कुछ लगाना पड़ेगा। अ स्टूडेंट ही आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट से जो है मैच कर रहा है, तो आई एम से काम नहीं चलेगा ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक, इससे भी काम नहीं चलेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया व्हाट। प्रोनाउन है, बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। समझ गए लॉजिक से? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्लोज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपने ब्रेक कर दिया। अब देखो एंड के बाद में क्वेश्चन नंबर 2, वाई एक एडवर्ब होती है, इट आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, एंड आया ना तो सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा। ये सब्जेक्ट नंबर 1 था, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। हैज़ इसकी वर्ब है, वर्ब नंबर 2 पॉजिटिव वर्ब है, आप जानते हैं। अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगी पॉजिटिव वर्ब मोदी नाम का, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में जो काम करवाया गया मोदी से उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेगी एडजेक्टिव बना के। तो मोदी के बाद कॉल फॉर, ठीक है। कॉल फॉर किसको किया भाई? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया वॉर। जो चीज़ वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दे वही चीज़ वर्ब की ऑब्जेक्ट कहलाती है। वॉर नाम का नाउन है, इस कॉल फॉर से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। मोदी ने डिमांड की किसकी? वॉर की, तो वॉर जोर जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अलग चैप्टर इस पर हम कर चुके हैं, है ना। अब देखो, अब ध्यान से हमने पूरा सेंटेंस ब्रेक कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगी एरर। कैसे आएगी? देखो, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कंजंक्शन, एडवर्ब, वर्ब नंबर 2 का ऑब्जेक्ट मोदी, कॉल फॉर हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉल फॉर किसको किया? वॉर को किया। इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वॉर नाम के नाउन को। अगर अगेंस्ट जो है आपकी प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ नाम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में क्या कर रही है? समझे मेरी बात को? मुझे इसको सही करना पड़ेगा। इस हैज़ में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लो।
कौन से टेंस में है? इट के बाद में हैज़ लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डस। इट के हिसाब से डस, और अगर यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन होता तो डू होती है ना। अगर मैं डस को बाहर निकाल लूँ, सिंगुलर है ना, तो डस को बाहर निकाल लूँगा और डस को रख दूंगा यहाँ पे, वाई डस, और हैज़ को किस में बदलूंगा? बेयर इन्फिनिटिव में, हैव में। समझ गए ना? तो सेंटेंस ऐसा बनता, एंड वाई डज इट हैव पीएम मोदी कॉल फॉर वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। समझ गए? पूरा हमने ब्रेक कर दिया है। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और लंबे सेंटेंस पकड़ेंगे। मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा, आप भी इनको ब्रेक करने की कोशिश करें दिमाग में अपने। आ जाओ सेंटेंस को देखो। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इफ़ नॉट रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैन टेक अप टू 1000 ईयर्स टू डिकम्पोज। कह रहे अकॉर्डिंग टू, इनके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मतलब इनके कहने के हिसाब से, और किन के? इस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के। कह रहा है अगर रिसाइकल ना किया जाए, इफ़ नॉट रिसाइकल, रिसाइकल आप जानते हैं किसी चीज़ के ख़राब हो जाने पे उसको फिर से साइकिल करना है ना। कह रहा है अगर रिसाइकल ना करें, पुरानी चीज़ से नया ना बनाएं, तो प्लास्टिक ले सकता है लगभग 10,000 साल, 1000 ईयर, 1000 साल है ना। और किस काम के लिए? डीकम्पोज होने के लिए, पूरी तरह से गलने के लिए। तो प्लास्टिक को अगर आपको गलाना है, इसका कार्बन बनाना है, 1000 साल लेगा प्लास्टिक, अगर आप रिसाइकल ना करें। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे हम एसबीटी मेथड से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मैं आज आपको सिखाऊंगा, है ना। अभी ध्यान से देखते जाओ। अकॉर्डिंग टू एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। इस प्रेपोजिशन को रूल नंबर 2 के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन होगा इसका? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये पूरा ही नाउन से बना हुआ है, चारों ही नाउन है। यूनाइटेड एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है, नेशंस नाउन है, एनवायरमेंटल नाउन है, और प्रोग्राम भी नाउन है। जब इतना सारा कुछ बड़ा साथ में आजू बाजू आ जाए, नाउन्स आ जाएं, तो ये कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। आप जानते हैं ना, जब एक से ज़्यादा नाउन्स एक साथ में आ जाएं और उनका कोई एग्जिस्टेंस भी हो, तो इस प्रोग्राम का एग्जिस्टेंस, इसकी मौजूदगी है, तो ये प्रोग्राम है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी तक हमें सब्जेक्ट नहीं मिला, अभी तक हमें सब्जेक्ट की वर्ब नहीं मिली, हम तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू पे ही अभी रुके हुए हैं। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे पढ़िए कंजंक्शन इफ़, और इसके बाद में पढ़िए वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखने में लग रही है एडजेक्टिव जैसी। मैं आपको बोलूँगा कि इसको भी साइड में रख दो, इसको भूल जाओ, रखा भी है। इसके पीछे की पूरी स्ट्रक्चर आपको मैं समझाऊंगा, इस वाले पोर्शन को भी अलग रख दो। अब आगे बढ़ो। प्लास्टिक कैन टेक, ध्यान से देखो, यही आपका सब्जेक्ट है प्लास्टिक। ये अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, इससे पहले कोई वर्ब भी नहीं आ रही। ये एक ऐसा नाउन है जो अकेला बचा है, और यही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक की वर्ब है कैन टेक, हेल्पिंग वर्ब, बाद में मेन वर्ब, बेयर इन्फिनिटिव में, मॉडल वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव अपने बाद में लेती है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, वर्ब मिल गई। यहाँ पे इफ़ नॉट रिसाइकल्ड, ये पूरा हमने साइड में रख दिया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया ये। अब आगे बढ़ो। अच्छा, क्या ले सकता है भाई? ईयर्स ले सकता है, साल ले सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है ईयर्स, और कौन से ईयर्स? अप टू 1000। अप टू मतलब यहाँ तक। मान लो 1000 का मतलब है 999 ईयर भी ले सकता है, 10 ईयर भी ले सकता है, मतलब 1000 तक कितने भी ले सकता है, समझ गए ना। तो प्लास्टिक जो वर्ब है, इसकी जो वर्ब है कैन टेक, इसका ऑब्जेक्ट है ईयर्स, और ईयर्स हैं अप टू 1000। समझ गए? ये पूरे दोनों ही एडजेक्टिव हैं, इस ईयर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखो, बाद में पढ़ा है एक इन्फिनेटिव, आप जानते हैं 2 प्लस में बेयर इन्फिनेटिव आ जाए, इसको हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये कुछ भी कर लेगा, मेन वर्ब नहीं बनेगा। इसलिए अब मुझसे कोई सवाल पूछे, सर प्लास्टिक की वर्ब कैन टेक क्यों है, डीकम्पोज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले टू रखा हुआ है। अब सवाल ये आएगा, सर अगर ये वर्ब मेन वाली नहीं है तो किसकी वर्ब है ये? डीकम्पोज तो वर्ब होती है ना। ध्यान देना, इन्फिनेटिव मेन वर्ब के अलावा सब काम करता है। ये एडजेक्टिव बन सकता है, ये एडवर्ब बन सकता है, और ये नाउन बन सकता है। लेकिन जब ये वर्ब से वाई का रिप्लाई कर रहा हो, किस लिए लेगा भाई 1000 साल? डीकम्पोज होने के लिए। वर्ब से वाई का रिप्लाई करने पे ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, समझ गए ना। इट कैन टेक अप टू 1000 ईयर्स टू डीकम्पोज, वाई टू डीकम्पोज, तो ये हो गया एडवर्बियल इन्फिनेटिव। बन गया पूरा सेंटेंस। अब मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये इसकी वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, वाई का रिप्लाई कर रहा है। ये एडजेक्टिव दोनों उस वर्ब के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला कंपाउंड नाउन। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर है क्या? ध्यान देना, इफ़ एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम होता है एक नए क्लोज को इंट्रोड्यूस करना। ध्यान रखना, इफ़ जो है हमेशा एक कंजंक्शन का काम करता है, अपने बाद में एक क्लोज को इंट्रोड्यूस करेगा। यहाँ भी वही हुआ है।
इफ़ वी डोंट रिसाइकिल प्लास्टिक इट कैन टेक ईयर्स टू डिकम्पोज। अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं करते हैं तो ये कई साल लेगा, टेक ईयर्स करेगा डिकम्पोज होने में। ये आपका फर्स्ट कंडीशनल। कंडीशनल्स आप पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा बंदा ना हो या बंदी ना हो जो बोले सर ये क्या होता है, अच्छे से करवा चुका हूँ आज से 2-4 महीने पहले, है ना, ग्रामर सीरीज़ में। अब देखो फर्स्ट कंडीशनल को लिखने का एक और तरीका भी है, मैं इस पूरे को पैसिव में बदल देता हूँ। कैसे बदलूँगा? इफ़ प्लास्टिक इज़ नॉट रिसाइकल्ड, इफ़ वी डोंट रिसाइकल प्लास्टिक नहीं, इफ़ प्लास्टिक इज़ नॉट रिसाइकल्ड इट कैन टेक ईयर्स टू डिकम्पोज। हो सकता है ना ऐसा? अब ध्यान देना, अगर प्लास्टिक ही तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो और प्लास्टिक ही दूसरे वाले में भी सब्जेक्ट हो, प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा और प्लास्टिक की कई साल लेगा, और इफ़ से फर्स्ट कंडीशनल बनाओ और साथ ही साथ आपके पास एक पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा हो पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है, पैसिव वॉइस में पढ़ा ना यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, इस मेन वर्ब और सब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब देखो सेंटेंस कैसा बनेगा, इफ़ नॉट रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैन टेक ईयर्स टू डिकम्पोज। समझे मेरी बात को? बहुत ईजी है स्ट्रक्चर को बनाना। आपके यहाँ पे एक पास्ट पार्टिसिपल हो और जो यहाँ पे सब्जेक्ट हो, इस पास्ट पार्टिसिपल का रिसीवर हो एक्शन का, वही यहाँ पे दूसरे में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले वाले से सब्जेक्ट जो कॉमन है उसको निकाल दो और वर्ब को भी निकाल दो। सेंटेंस बन जाएगा इफ़ नॉट रिसाइकल्ड इट कैन टेक, या प्लास्टिक कैन टेक ईयर्स टू डिकम्पोज। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हमारे साथ हुआ है इस केस में आप जो देख रहे हो, इफ़ नॉट रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैन टेक अप टू 1000 ईयर्स। समझ गए ना? इसको अगर पूरा लिखना हो ना तो ऐसे लिखूंगा, इफ़ प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकल्ड इट कैन टेक अप टू 1000 ईयर्स। तो ये इफ़ क्लोज से पूरा कंजंक्शन लगा करके क्लोज बना होता है, लेकिन ये होता है इफ़ रिड्यूस्ड क्लोज, इफ़ प्लस में पास्ट पार्टिसिपल। चलो आगे बढ़े। मैंने कुछ सेंटेंसेस और लिखे हैं क्योंकि इस पर कुछ एरर्स आती हैं। अब इसके प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट की, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और लॉजिक से समझना। मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इफ़ फाउंड ओपन वी विल नॉट एक्सेप्ट द पार्सल। मैं आप सभी को चैलेंज करूँगा, 100% मेरे को यकीन है, 100% है ना, मुझे यकीन है आप में से 90 लोग इसमें मुझे एरर नहीं ढूंढ के बता सकते। आप इनफैक्ट इस सेंटेंस को बोलते भी होंगे और आपको एकदम नेचुरल लगेगा। सब लोग कोशिश करके मुझे बताओ, फिर मैं आपको लॉजिक से बताता हूँ ये सेंटेंस क्यों गलत है। अगर खुला हुआ मिला तो हम पार्सल नहीं लेंगे। आपने बोल दिया फ्लिपकार्ट वाले को बंद लाएगा तभी लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। देखो कैसे, इफ़ फाउंड ओपन, फाउंड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। वी क्या है? सब्जेक्ट। विल नॉट एक्सेप्ट, फर्स्ट कंडीशनल का ही पैसिव फॉर्म रखा हुआ है और हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में चेंज किया हुआ है। एक काम करो, इसको फुल फॉर्म में चेंज कर दो। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वही यहाँ पे था, इसीलिए हमने उसको निकाल रखा है, इसीलिए निकाल रखा है ना हमने। तो इस वी को यहाँ भी रख देता हूँ। इफ़ यहाँ पे लगा दो वी आर फाउंड ओपन। अगर हम खुले पाए गए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पार्सल को। ये कैसी बात हुई? अरे पार्सल खुला पाया जाना चाहिए ना, हम थोड़े ना खुले पाए जाएंगे। ये जो रिड्यूस क्लोज है इसमें सब्जेक्ट बन गया वी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ऐसा है तो वी खुल गए, वी को नहीं खोलना है, पार्सल को खोलना है। इसका इलाज बड़ा सिंपल सा है, इसको पैसिव में बदल दो, पार्सल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। वी विल नॉट एक्सेप्ट द पार्सल को लिख दो, पार्सल, मेरी राइटिंग ऐसी है ना, विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अस। इसको पूरे को दो काट। अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो ये पूरा का पूरा अपने आप में सही बैठेगा। इफ़ फाउंड ओपन पार्सल विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अस। उसी तरीके से अब इस सेंटेंस को देखो, इफ़ गिफ्टेड बाय योर लव्ड वंस यू विल वैल्यू एनीथिंग। अगर गिफ्ट की जाए तुम्हारे चाहने वालों से तो तुम किसी भी चीज़ को वैल्यू करेंगे, है ना, चाहे वो 1 रुपये की हो चाहे 1 लाख की हो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस एकदम गलत है। गिफ्ट किया गया किसको? आपको थोड़े ना किया गया। तो आपको क्या करना है, इस पूरी चीज़ को पैसिव में डालना है ताकि एनीथिंग जो कि गिफ्ट हुई है वो सब्जेक्ट बन जाए। तो आप बोलोगे इफ़ गिफ्टेड बाय योर लव वंस एनीथिंग विल बी वैल्यूड बाय यू। समझ गए ना? चेंज इन पैसिव और ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, मुझे हंसी भी आती है इसको याद करके और दुख भी होता है ना, आपसे शेयर करता हूँ। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ सीख लिए, 5 मिनट लगे। मान लो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता, आपका दिमाग थोड़ा कम होता, तो मैं 10 मिनट में सिखा देता आपको। अल्टीमेटली आप सीख जाते 5 या 10 मिनट में, कोई भी सीख सकता है। पर हंसी की बात यह है, बावजूद इस चीज़ के 90% एस्पायरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। रीज़न क्या है? इसका रीज़न है आप खुद, आपका पढ़ाई करने का तरीका। शॉर्टकट्स की जो मेंटालिटी है ना, शॉर्टकट्स, मुझे शॉर्टकट मिल जाए
ये वाला फॉर्मूला मिल जाए, ये वाला रट्टा मार लूँ, जाके पेपर में चिपकाया हूँ, नंबर आ जाएंगे। शॉर्टकट्स की तलाश करने वाले स्टूडेंट्स और वही तलाश को बढ़ावा देने वाले टीचर्स दोनों जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आज ही सुधर जाओ अगर अभी भी शॉर्टकट्स की तलाश में हो। सर ग्रामर सीखनी है हमें, ये ग्रामर ही है, यही होती है ग्रामर, लॉजिक होता है ग्रामर, ठीक है ना। कोई रूल रट्टे ग्रामर नहीं होते, लॉजिक होता है। रूल रट्टे का अपना जगह है, वो भी आएगा, पर मेनली ग्रामर होती है लॉजिक। अपने आप से आज वादा करें, अपनी शॉर्टकट्स की मेंटालिटी को ज़िंदगी से लात मार के बाहर निकालूंगा या निकालूंगी, और हमेशा ज़िंदगी में चेज़ करूंगी लॉजिक को, परफेक्ट टेक्निक को। जिस दिन तुम्हें इस टेक्निक से सेंटेंस तोड़ना आ गया ना, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है तुम्हें इंग्लिश में आगे बढ़ने से रोक पाए, है ना। तुम अपने आप को खुद नहीं रोक पाओगे जिस दिन तुम इस टेक्निक को सीख गए। चलो आ जाओ। कह रहे सोर्सेज, नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले आराम से पढ़ना है इसको। सोर्सेज सेड द गवर्नमेंट is also considering to specify the revised norm for manufacturing and sale of plastic and polythene packaging items which should have thickness of at least 60 microns। कह रहे सोर्सेज ने ऐसा कहा, क्या कहा भाई, सरकार जो है वो ये भी कंसीडर कर रही है, इस बारे में भी विचार विमर्श कर रही है। कंसीडर करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सलाह सूचन करना, सोचना, और क्या सोचना कि वो स्पेसिफाई करे, वो सबके सामने रखे, साफ साफ स्पेसिफाई करना मतलब एकदम साफ शब्दों में बताना। और किसको, रिवाइज्ड नॉर्म्स को, नए कानूनों को, और किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण के लिए, और बिक्री के लिए, सेल के लिए प्लास्टिक की। कैसे मैन्युफैक्चर आप करोगे और कैसे जो है प्लास्टिक को बेचोगे, और किसको, प्लास्टिक और पॉलीथीन पैकेजिंग आइटम्स को, जो अपनी थैलियाँ वैलियाँ होती हैं ना पॉलीथीन की। कह रहे ये वो आइटम्स हैं जिनकी थिकनेस होनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 60 माइक्रोन की। समझ गए ना। तो ये हमें बताया सूत्रों ने, सरकार सोच रही है कि 60 माइक्रोन से बड़ा कोई प्लास्टिक या छोटा कोई प्लास्टिक जो है ना बनने देंगे ना बिकने देंगे। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, इसको तोड़ेंगे एसबीटी से। सब आपके सामने है, आप खुद भी तोड़ सकते हो। वीडियो तो एक फॉर्मेलिटी है, रास्ता मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना। कोशिश करना और फिर मिलाना इस वाले सेंटेंस को मैंने तोड़ा जैसे। सोर्सेज आपका सब्जेक्ट है, सेड आपकी वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, यहाँ पे सेड के बाद में जो गवर्नमेंट आया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर, आपने तो बताया वर्ब के बाद में जो आए वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अरे यार वर्ब से वट का हूँ का रिप्लाई करने वाला होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। सोर्सेज ने कहा गवर्नमेंट, क्या कहा सोर्सेज ने, सोर्सेज ने तो पूरी बात कही है ये वाली, मतलब ये गवर्नमेंट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसका बीच में यहाँ पे एक कंजंक्शन रखी हुई है दैट। आप जानते हैं दैट नाम की कंजंक्शन को इंग्लिश में अक्सर इनविजिबल कंजंक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। बीच में रखी होती है पर दिखती नहीं है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, कंजंक्शन मिल गई, सब्जेक्ट नंबर 2 मिला। समझ गए ना, सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है इज कंसीडरिंग, ऑल्सो मतलब एडवर्ब है, हमेशा हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती है, साथ ही साथ होता है इसका मीनिंग। इज कंसीडरिंग आ गई आपकी जो है मेन वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट को मिल गई वर्ब, आगे बढ़ो। कंसीडरिंग क्या कर रही है भाई, टू स्पेसिफाई। कंसीडर के बाद में रखा हुआ है एक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या काम करता है, नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। अपने आप से पूछो यहाँ पे काम करेगा कंसीडर से व्हाट का रिप्लाई करने का। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग व्हाट, गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग व्हाट, टू स्पेसिफाई। अगर व्हाट का रिप्लाई कर दिया तो ये है नाउन इन्फिनेटिव, समझ गए ना। अच्छा स्पेसिफाई क्या करना भाई, इस इन्फिनेटिव ने, जिसने कभी भी मेन वर्ब नहीं बनना, अपने बाद में जब इच्छा होती है अपना ऑब्जेक्ट जरूर ले लेता है। समझ गए ना मेरी बात को। तो इस इन्फिनेटिव ने, स्पेसिफाई ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ अपना नोम नाम का सब्जेक्ट, नोम नाम का नाउन। ये नाउन मॉडिफाई हो रहा है रिवाइज्ड नाम की एडजेक्टिव से। अब देखो फॉर प्रेपोजिशन, इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सेल, ठीक है ना। प्रेपोजिशन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, बीच में अगर एंड लगाओ तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए। सेल किसकी भाई, सेल ऑफ प्लास्टिक, ऑफ प्रेपोजिशन ने प्लास्टिक को ऑब्जेक्ट ले लिया। और किसकी सेल, पॉलीथीन पैकेजिंग आइटम्स की। देखो ऑफ प्रेपोजिशन ने भी 2 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे फॉर ने 2 लिए हुए ना, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, वैसे ऑफ ने लिए हुआ है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। सेल है प्लास्टिक की और पॉलीथीन थैली की पैकेजिंग आइटम्स की, ठीक है। एंड से जुड़े हुए हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट्स। अब देखो पॉलीथीन पैकेजिंग आइटम्स कौन सी, जिनकी ये वाली विशेषता होनी चाहिए। पूरा एक रिलेटिव क्लोज है जिसको एडजेक्टिव क्लोज भी बोलते हो, शुरू होता है हु विच या दैट से, यहाँ पे शुरू हो रहा है विच से, ठीक है। विच कंजंक्शन का काम भी करेगा और प्रोनाउन का काम भी करेगा। इस केस में ये हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, ये वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब है इसकी वर्ब नंबर 3, एंटीसीडेंट है इसका प्लास्टिक पॉलीथीन पैकेजिंग आइटम्स। वर्ब के पास क्या आ रहा है, इसके वर्ब के बाद क्या आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है
क्या होना चाहिए, मोटाई होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। और थिकनेस कितनी, 60 माइक्रोन की। एटलीस्ट एक एडजेक्टिव, 60 एक न्यूमरल एडजेक्टिव, माइक्रोन एक मेजरमेंट है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बन गया सारा का सारा, बहुत सिंपल है, सब चीज़ अपनी जगह पे है। इतना सा भी हिलाओगे तो सेंटेंस में इतनी बड़ी दिखेगी तुम्हें एरर, फुटबॉल की जितनी। एक बार रिपीट कर दूँ, सब्जेक्ट सोर्सेज, वर्ब है सेट। सब्जेक्ट नंबर 2 गवर्नमेंट, वर्ब है कंसीडरिंग। सब्जेक्ट नंबर 3 विच, वर्ब है शुड हैव। कंसीडर क्या कर रही है, टू स्पेसिफाई, ये हो गया एक नाउन इन्फिनेटिव। स्पेसिफाई किसको करना है, इस नॉर्म्स को। वो नॉर्म्स कौन सी है, जो रिवाइज्ड है, एडजेक्टिव। फॉर प्रेपोजिशन 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेल, एंड से जुड़े हुए हैं। ऑफ प्रेपोजिशन 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला प्लास्टिक, दूसरा पॉलिथीन पैकेजिंग आइटम्स, पूरा एक कंपाउंड नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है। विच सब्जेक्ट नंबर 3 वर्ब है शुड हैव, शुड के बाद में बे इन्फिनेटिव आएगा। विच के हिसाब से यहाँ पे हैज़ भी आ सकता था, लेकिन वर्ब ना, इस वर्ब ने हैज़ आने से रोक दिया। ये हमेशा अपना बेस फॉर्म को लेती है। क्या होना चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट माइक्रोन्स, कितने माइक्रोन, 60 माइक्रोन। और कब, कम से कम, एटलीस्ट और 60 जो है दोनों एडजेक्टिव हैं, इसको कर रहे हैं मॉडिफाई। बढ़ेंगे अपने आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ। मज़ा लोगे तो मज़ा आएगा, सज़ा की तरह समझोगे तो सज़ा ही है अपने आप में, है ना। इतना डीप में कौन पढ़ता है ना। चलो आ जाओ, सब लोग इसको ब्रेक कर लेना, पहले मैं पढ़ा देता हूँ। इंडिया हैड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 18 प्लेज्ड टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय 2022, कोइंसाइडिंग विद 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहे इंडिया हैड प्लेज का मतलब होता है कसम खाना, शपथ भरना, ठीक है ना, प्रॉमिस करना। इसके लिए एक और वर्ड है वाव, VOW, वाउड मतलब कसम खाई। इंडिया कसम खा चुका था, प्लेज कर चुका था। और कब, इस मौके पे, ओकेजन पे, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का था 2018 में। कसम क्या थी भाई, एलिमिनेट कर दूंगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। और कब तक, 2022 तक। कह रहे ये काम कैसे हुआ, कसम खाने का, ये काम हुआ कोइंसाइड होते हुए 75 ईयर की इंडिपेंडेंस के साथ। समझ गए ना। आ जाओ अब इसको SBD से ब्रेक करेंगे। इंडिया आपका सब्जेक्ट, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद में V3 पढ़ी है मेन वर्ब। अब कोई मुझसे सवाल पूछे बीच में क्या रख दिया तामझाम, बीच में रखा हमने एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। इंडिया ने प्लेज किया था, पर कब किया था, इस वक्त किया था। एडवर्ब ऑफ टाइम हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ सकती है, वैसे ही एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा बना कैसे है, ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ओकेजन, ऑफ का ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इनका ऑब्जेक्ट है 2018। ये पूरा का पूरा एक वक्त को डिनोट करता है, इसलिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। अगर ये एक सिंगल वर्ड होता तो हमें कोमा से कोमा को इसको अलग ना करना पड़ता। मान लो मैं इसकी जगह लिखना चाहता नेवर, इंडिया ने कभी भी प्लेज नहीं किया, तो मैं क्या लिखता, इंडिया हैड नेवर प्लेज्ड। ये कोमा को भी बीच में ना लगाता, पर इतने सारे वर्ड जब एडवर्ब बन के आते हैं तो कोमा से कोमा बीच में लगता है। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई। अब प्लेज क्या की थी, इंडिया की शपथ क्या थी, क्या शपथ खाई थी इंडिया ने, एलिमिनेट कर दूंगा। बन गया आपका नाउन इन्फिनेटिव, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शपथ थी, प्लेज थी, एलिमिनेट करने के लिए, है ना, प्लेज टू एलिमिनेट। एलिमिनेट किसको करना है, प्लास्टिक को। प्लास्टिक कौन सा है, सिंगल यूज़। और कब तक करना है, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 2022। अब 2022 के बाद में आप देख रहे हो वर्ब की ING फॉर्म, ये दो काम कर सकती है, या तो ये एडजेक्टिव बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, या ये बन जाएगी एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। यहाँ पे कोई साइमल्टेनियस एक्शन नहीं हो रहा, शपथ खाने का और 75 साल होने का कनेक्शन कोई भी नहीं है। अगर ऐसा होता, ये साइमल्टेनियस एक्शन होता, तो इस वर्ब का ही साइमल्टेनियस एक्शन होने वाला था, ऐसा तो है नहीं। तो ये एक एडजेक्टिव है। अब किसके लिए आया, 2022 के लिए आया। 2000 वो वाला 22 है जो कोइंसाइड करेगा, जो उसी वक्त होगा जब 75 साल होंगे हमारी इंडिपेंडेंस के। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंस, वेद का 75 साल, और कोइंसाइडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, 2022 के लिए। क्लियर हो गया ना, छोटा सा है सेंटेंस बिल्कुल। इंडिया, उसकी वर्ब है हैड प्लेज्ड, इतना ही है सेंटेंस। चलो बढ़ेंगे अपने आज के क्विज की तरफ। सब लोग इस सेंटेंस को करेंगे ब्रेक, और इसमें ढूंढ के बतानी है आपको एक एरर, अच्छे लेवल की है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता 10 में से 3 से ज़्यादा बता पाएंगे, ठीक है। तो सब लोग कोशिश कम से कम ये ज़रूर करना कि सर की वो 3 वाली एक्सपेक्टेशन की लिस्ट में मैं आ जाऊँ, है ना। कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी, ढूंढ भी पाओगे। करना सिर्फ इतना है, इस सेंटेंस को ब्रेक करना है। अब मैं ब्रेक किया हुआ भी दिखा रहा हूँ आपको, एरर को मैं डाल के बताऊंगा कमेंट्स में कहाँ पे है, वो आपको मिल जाएगी 2, 4, 6 घंटे बाद, है ना। आप ढूंढ लो,
ये ब्रेक किया हुआ है, मेरे ब्रेक से अपने ब्रेक को मिलाना, साथ में बताना परसेंटेज में कितना आप ब्रेक कर पाए, कितने परसेंट, है ना, सही से। चलिए मुलाकात लूँगा, लाइक और एक शेयर ज़रूर देना वीडियो को। एक और चीज़, कल है संडे, कल होगी ट्रांसलेशन की क्लास। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से इंग्लिश में न्यूज़पेपर के, पर फिर भी मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बता देना 3 में से किस टाइप का टॉपिक आपको कल चाहिए। किसी बिजनेस न्यूज़ को ट्रांसलेट करवाऊँ, या किसी सोशल इश्यू को ट्रांसलेट करवाऊँ, या किसी क्राइम न्यूज़ को ट्रांसलेट करवाऊँ। तीनों इंटरेस्टिंग है अपने आप में। जैसे आजकल बेरोज़गारी की बात हो रही है, सोशल इशू को उठा सकते हैं, या हम किसी बिजनेस आर्टिकल को उठा सकते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, या हम किसी क्राइम के आर्टिकल को उठा सकते हैं, इसने उसके चक्कू गोद दिया, है ना, इसने उसको गोली मार दी। तो आप देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कल किस टाइप के थीम पे आपको ट्रांसलेशन की क्लास चाहिए। कल शाम को मुलाकात होगी ज़रूर से।